हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया ही होंगे। और ठंड बहुत हो रही है और आप लोगों को भी ठंड लग रही होगी। और इसके साथ ही आप लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि 17-18 तारीख को, भाई 18 है, हमारा पेपर तो 18 को है, यानी कि इंग्लिश वालों का पेपर है या नहीं है, मौनी अमावस्या है, पेपर के टलने के की न्यूज़ आ रही है। देखो भैया, जब तक कोई इस तरीके की ऑफिशियल न्यूज़ ना आए ना, तो कॉपी किताब उठाकर दुछत्ती पे मत डाल दो और हीटर के आगे जो है पैर लगा निकाल निकाल के बैठ जाओ। छोड़ पर है, क्या जरूरत पड़ रही है पढ़ने की, ये काम मत करो, पढ़ लो। क्योंकि अब एकदम से अभी तुम बहुत रिलैक्स्ड हो गए और फिर उसके बाद जो है पेपर की वो आ गया, तो अरे जब तैयारी कर ही रहे हो तो क्या दिक्कत है, पेपर कर की तैयारी करो और पढ़ो। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ भाई, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 100 MCQs। ठीक है, 100 MCQs है, लेकिन उससे पहले मैं पता क्या कराऊंगी आपको, पता क्या कराऊंगी वो आपको याद है? बहुत हजारों साल पहले मैंने आप लोगों को जो चीजें बताई थी, मैंने आपको पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में बताया था। 20 क्वेश्चन बताया था, 40 मिनट में 20 क्वेश्चन कराए थे, है ना? तो आप मेरा ना वो थोड़ा सा जो है वो पॉइंट्स रह गए थे, तो मैंने सोचा वो उसको भी कंप्लीट कर दूं। वैसे 100 MCQs तो मेरे इसके हैं, लेकिन इसके अलावा मैंने कहा वो भी कंप्लीट कर दूं। तो क्या कहते हो कि आप लोग जो है उसे भी कंप्लीट कर देती हूँ, लेकिन पहले इनको कर दूं या उनको कर दूं, किसको 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 करूं, तो आप बताओ। तो वो वाले थोड़े से अलग भी थे, बढ़िया भी थे, तो पहले उन्हें कर देती हूँ खत्म, और उसके बाद अपने 100 MCQs। जिन लोगों ने नहीं देखा है इससे पहले का, यानी कि आज है डे 15, डे 14 का, मैंने इसमें पोस्ट मॉडर्निज्म पोस्ट कॉलोनियलिज्म के बारे में बताया था और थोड़ा सा उसके क्वेश्चंस रह गए थे, मैंने कहा वो कंप्लीट करके फिर आज ये 100 MCQs। अब देखो कितने होते हैं, कोशिश तो यही रहेगी कि पूरे कर दूं। इसमें ग्रामर और लिटरेचर दोनों ही है, तो चलो पहले उसे कंप्लीट कर देती हूँ। वो था मेरा डे 14। तो डे 14 में याद करो, ये मुझे यहाँ से 21 से स्टार्ट करना है ना? तो चलो 21 से पहले से स्टार्ट करते हैं। और भाई देखो, आजकल मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करती, कुछ नहीं करती हूँ। क्यों नहीं करती हूँ? क्योंकि मुझे जो है ना, आप लोग तो मेरे बारे में कुछ बताते नहीं हो। और तो और अब इसमें करूँ क्या? 12-13 तो दिन रह गए। LT का बैच तो मुझे अब बेचना नहीं है, मगर जिसका मन करे DSSSB का बैच खरीद लो, यूपी TGT का बैच खरीद लो, उसकी प्रैक्टिस सीरीज खरीद लो। ऐप पे आओ तो सही, देखो तो सही। चलो अब मैं, बात हो गई हमारी, अब हम जो है चलते हैं और आगे मैं आप लोगों को यहाँ से पढ़ाना शुरू करती हूँ। चलिए, तो हमारे जो क्वेश्चंस थे वो ये थे, और क्वेश्चंस थे हमारे ये। हाइब्रिडिटी रेफर्स टू, हाइब्रिडिटी रेफर्स टू, तो इसमें पूछा गया है कल्चरल प्योरिटी, कल्चरल मिक्सिंग, कल्चरल रिजेक्शन क्या होता है। ये तो मैं सबसे पहले आप लोगों से जानना चाहूंगी कि भाई मैं पहले मेंटोर बनूं, मैं पहले टीचर बनूं, मैं काय को क्यों ना मेंटोर बनूं, है ना? तो आप हाइब्रिडिटी का मतलब ही क्या होता है, हाइब्रिडिटी किसे कहते हैं? वर्ण संकर कहते हैं। और इसको अगर हम अच्छे से और समझें तो मैं आप लोगों को जरूर समझाना चाहूंगी, कल्चरल मिक्सिंग होता है। वैसे इसका सही जवाब जो है वो कल्चरल मिक्सिंग है, और आप लोगों ने भी यही जवाब जो है इसका दिया होगा, आई थिंक। तो हाइब्रिडिटी जो है इसका सही जवाब है दैट इज कल्चरल मिक्सिंग, दैट इज कल्चरल मिक्सिंग। कल्चरल मिक्सिंग है इसका भैया, हाई एंड लो। हाइब्रिडिटी मीन्स है मिक्सिंग और ब्लेंडिंग ऑफ, मिक्सिंग और ब्लेंडिंग ऑफ टू और मोर कल्चर्स, ब्लेंडिंग ऑफ टू और मोर कल्चर्स, ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म में देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडिटी। ठीक है जी। और हाइब्रिडिटी का मतलब होता है न्यू कल्चरल नॉर्म्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं। द सिविलाइजिंग मिशन जस्टिफाइड, जब पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स जो है उन्होंने लिखा ये है कि जो कॉलोनाइजर्स आते थे वो क्यों आते थे, उनका आने का एक मिशन था सिविलाइज करने का। क्यों? क्योंकि वो ये मानते थे कि जिन लोगों पर वो राज करने के लिए जा रहे हैं वो लोग कैसे हैं, सैवेज हैं, चाइल्ड लाइक हैं, और उनका उनकी काम है
कॉलोनाइजर्स का कि उनको सिविलाइज्ड करें। तो सिविलाइजिंग मिशन जस्टिफाई किस चीज को करता है? कॉलोनियल डोमिनेशन को। दैट जस्टिफाइज कॉलोनियल डोमिनेशन, है ना भाई, कॉलोनियल डोमिनेशन को करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड्स फैनन फोकसेस ऑन। फ्रेंड्स फैनन देखिए ये किस बात पे फोकस करते हैं? तो फ्रेंड्स फैनन फोकसेस ऑन लिंग्विस्टिक्स, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म, फॉर्मलिज्म या स्ट्रक्चरलिज्म। तो फ्रेंड्स फैनन जो है वो करते हैं, ये वर्ड याद रखिएगा, ये वाला नाम साइकोल, कि भाई जब लोग किसी को गुलाम बनाया जाता है तो उसकी बेसिकली उस व्यक्ति के ऊपर क्या असर जो है वो पड़ता है, ये उन्होंने बताया। Colonial mimicry involves total resistance, complete rejection, partial imitation of the colonizer या साइलेंस। देखो कॉलोनियल एक वर्ड होता है मिमिक्री। मिमिक्री वर्ड से आप सभी वाकिफ हैं। मिमिक्री का मतलब होता है किसी की कॉपी करना, है ना, टू कॉपी। तो जब कोई, आप ये सोचो, जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक कॉलोनाइज रहा हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस पर कॉलोनाइजर का इम्पैक्ट ना आए। तो उसके बोलने में, उसके प्रस्तुत करने में और अपनी प्रस्तुतिकरण देने में वो मिमिक करने लगता है। और मिमिक करना इसलिए भी जरूरी होता है कि इफ यू नो ओनली योर लैंग्वेज देन यू विल बी हर्ड ओनली बाय अ हैंडफुल ऑफ पीपल। लेकिन अगर आप कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज जानते हैं तो ऑब्वियसली यू विल बी हर्ड बाय द मिलियंस। तो इसीलिए दैट इज पार्शियल इमिटेशन ऑफ द कॉलोनाइजर। होमी के भाभा किस चीज से एसोसिएटेड है? होमी के भाभा ने थ्योरी दी है हाइब्रिडिटी की, यानी कि ब्लेंडिंग ऑफ टू और मोर कल्चर और टू शो ऑफ कल्चरल नॉर्म्स। राइटिंग बैक मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइटिंग बैक? कॉपीइंग कॉलोनियल टेक्स्ट, रिजेक्टिंग इंग्लिश, रीराइटिंग इंपीरियल नैरेटिव्स या अवॉइडिंग हिस्ट्री। राइटिंग बैक का क्या मतलब होता है, आप मुझे बताइए। राइटिंग बैक मीन्स, देखिए राइटिंग बैक का मतलब रिजेक्टिंग इंग्लिश, रीराइटिंग। राइटिंग बैक का मतलब होता है कि इंपीरियल नैरेटिव्स को दोबारा से लिखना। इंपीरियल मतलब होता है कॉलोनाइजर्स के नैरेटिव्स को दोबारा लिखना, दैट इज राइटिंग बैक। तो राइटिंग बैक मींस रीराइटिंग इंपीरियल नैरेटिव्स। अब इसको भी मैं आपको ढंग से और बता देती हूँ कि इसका क्या मीनिंग होता है। रीराइटिंग इंपीरियल नैरेटिव्स का क्या मीनिंग हुआ, और इससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ, अब कितना समझा पाती हूँ वो मुझे नहीं पता। देखो रीराइटिंग, ये रिजेक्टिंग इंग्लिश नहीं है, राइटिंग बैक मतलब था रीराइटिंग इंपीरियल नैरेटिव। इसका मतलब ये होता है रीटेलिंग हिस्ट्री, लिटरेचर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉलोनाइज्ड। ये होता है rewriting imperial narrative. Rewriting the imperial narrative means retelling history, literature and cultural stories from the perspective of the colonized. कॉलोनाइजर के नजरिए से नहीं, कॉलोनाइज्ड के नजरिए से जो लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड राइटिंग बैक। Colonial discourse often constructs natives as rational, civilized, primitive। भाई कॉलोनियल डिस्कोर्स में नेटिव्स को क्या माना जाता है, जहां पर वो लोग राज करने जाते हैं उसे क्या माना जाता है? एंड दैट इज प्रिमिटिव मानते हैं उनको, असभ्य मानते हैं, चाइल्ड लाइक मानते हैं। तभी तो सिविलाइजिंग मिशन चलता है। नेग्रीट्यूड वॉज, व्हाट वाज नेग्रीट्यूड? नेग्रीट्यूड क्या था? नेगर, ब्लैक, assertion of black identity। जब when black people asserted their identity, and that is known as negritude। टोनी मॉरिसन।
पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ऑफन हाईलाइट्स, क्या हाईलाइट करता है? पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर में बताया गया हम कितना दबाए गए हैं, कितने शोषित हैं, एंड दे एक्सप्रेस ऑल दोज थिंग्स. So that is resistance and identity. See, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज emerged mainly after. पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज किस चीज के बाद आई? तो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज emerged mainly after डीकोलोनाइजेशन. भाई जब वो लोग चले गए, कॉलोनाइजर्स चले गए, उसके बाद ही तो उन्होंने अपने उसको जगह दी ना, तो दैट इज डीकोलोनाइजेशन. तो ये तो थे मेरे उस दिन के बचे हुए क्वेश्चन. उसके बाद अब मुझे आज के जो है वो स्टार्ट करने. देखो कितने कर पाती हूँ मैं आज. डे 15 ये रहा. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, और देखिए और मुझे बताइए. पहला क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्राउनिंग वॉज बॉर्न ऑन May 7, 1812, May 7, 1810. देखो भैया मैंने भी आज इस बार जो क्वेश्चंस लिए हैं ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन है. बस आप लोगों को ये देखना है और बताना और जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि इससे जो है टाइम पे हम कोर्स को वो टाइम पर हम क्वेश्चंस ख़त्म कर पाएंगे. तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का जल्दी बताइए. दैट इज May 7, 1812. दैट इज ए. May 7, 1812. ए है इसका जवाब. ए. क्वेश्चन नंबर 2, मैथ्यू आर्नल्ड टॉट एट विच स्कूल? ऑक्सफोर्ड, रग्बी, कैम्ब्रिज या क्या हुआ है? मैथ्यू आर्नल्ड टॉट एट विच स्कूल? मैथ्यू आर्नल्ड ने कौन सा स्कूल में पढ़ाया था? ऑक्सफोर्ड, रग्बी, कैम्ब्रिज या जो है कैम्बरवेल? तो भैया आप लोग सबसे पहले, ये वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत जो है इजी क्वेश्चंस हैं, और मुझे लगता है सबको आते भी होंगे. हाँ जी. देखो ऑक्सफोर्ड से पढ़ने के बाद मैथ्यू आर्नल्ड ने कुछ समय के लिए रग्बी स्कूल में पढ़ाया. सो द आंसर इज बी, रग्बी. दैट इज रग्बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर वॉज द वेस्टलैंड पब्लिश? ये जो है ये सभी को पता है. 1850, 1842, 1922 या 1864. मॉडर्न एज का ये एपिक माना जाता है एक तरीके से, तो ये है 1922. इट वॉज द ईयर व्हेन दिस बुक, व्हेन दिस पोएम गॉट पब्लिश्ड. बहुत ही खतरनाक पोएम है. रिचर्ड राइट्स नॉन फिक्शन फोक हिस्ट्री ऑफ द नीग्रो. रिचर्ड राइट्स नॉन फिक्शन फोक हिस्ट्री ऑफ द नीग्रो इन द यूएस इज टाइटल्ड. रिचर्ड राइट की नॉन फिक्शन फोक हिस्ट्री जो है उसे क्या, किस नाम से? रिचर्ड राइट की आप लोगों ने पढ़ी है अभी अभी बताइए. एंड दैट इज 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस. दैट इज 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस. Who is the narrator of the Wasteland? Wasteland का narrator कौन है? Thyrsis, Madame Sosostris, Flavius या Ezra Pound? Wasteland का जो narrator है वो जाए बीच में उसको करते हैं. That is Thyrsis. That is Thyrsis. For some part, but Thyrsis. उसमें कहीं पे कोई है, कहीं पे कोई है. Thyrsis. बहुत जगह वो जो स्पीकर्स है वो बदलते रहते हैं, मगर एक जगह पे जो है वो एट वन ऑफ द वन प्लेस द Thyrsis. The poem My Last Duchess is set in which country? Poem My Last Duchess कौन सी कंट्री में है? इंग्लैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी. एंड दैट इज माय लास्ट डचेस, ड्यूक ऑफ फेरेरा, सभी को याद होगा. एंड दैट इज इटली. दैट इज बी, इटली. हाउ मेनी लाइन्स आर इन द पोएम प्रॉस्पिस? कितनी लाइन्स हैं बताओ भैया इसमें. अरे मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप फटाफट जो है इसको देखो और जल्दी जल्दी जो है जवाब दो.
हाँ जी। और ये आपको पता भी होगा कि प्रॉस्पेक्स जो है वो एक टू लुक फॉरवर्ड जो है, इसका मीनिंग जो है वो टू लुक फॉरवर्ड है। और इसमें जो है, तो इसकी में कितनी लाइंस हैं? देयर आर 28 लाइंस। सी, 28 लाइंस। सी, प्रॉस्पेक्स टू लुक फॉरवर्ड, टू लुक फॉरवर्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन आर्नल्ड्स मेमोरियल वर्सेस द फिजिशियन ऑफ द आयरन एज रेफर्स टू। उसमें उन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में बताया, बायन के बारे में बताया, गोथे के बारे में बताया है। तो फिजिशियन ऑफ द आयरन एज वो किसे कहते हैं? बायन को कहते हैं, वर्ड्सवर्थ को कहते हैं, ऑफियस को कहते हैं, या गोथे को कहते हैं? तो फिजिशियन ऑफ द आयरन एज वो कहते हैं जर्मन पोएट गोथे को, दैट इज गोथे। द डेडिकेशन ऑफ द वेस्टलैंड टू एजरा पाउंड इंक्लूड्स द फ्रेज। क्या कहा है उन्होंने जब उन्होंने एजरा पाउंड को समर्पित, एजरा पाउंड को समर्पित करी है वेस्टलैंड, तो उन्होंने उन्हें क्या कहा है? इल मिग्लियोर फैब्रो द बेटर क्राफ्ट्समैन, फिजिशियन ऑफ द आयरन एज द स्ट्रॉन्ग मैन मस्ट गो। तो उन्होंने कहा है, वैसे मतलब जो टर्म दी है, फ्रेज यूज करा है वो इल मिग्लियोर फैब्रो है, वैसे उसका मीनिंग वही होता है, द बेटर क्राफ्ट्समैन। लेकिन हम जाएंगे इसके साथ क्योंकि उन्होंने ये यूज करा है, इल मिग्लियोर फैब्रो। रिचर्ड राइट डाइड इन विच सिटी? रिचर्ड राइट की मृत्यु कहाँ हुई थी? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, वेनिस। रिचर्ड राइट डाइड इन विच सिटी? एंड ही डाइड इन पेरिस। ही डाइड इन पेरिस। रिचर्ड राइट डाइड इन पेरिस। तो 10 क्वेश्चन हो गए हमारे। ये जल्दी हो रहा है हमारा, और वो वाला थोड़ा सा मतलब समझाने वाला था ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रामर रूल्स द वर्ड सीनरी इज अ नाउन दैट। चलो जल्दी देखो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। According to rules of grammar, the word scenery is a noun that can be pluralized, requires a plural verb, cannot be pluralized. It is used only in plural form. तो scenery एक uncountable noun है, that is why it cannot be pluralized. तो ये pluralize नहीं हो सकता है। यही जवाब आपका था ना? यही जवाब था आपका भी। Simple question, easy answer. What is the plural of fish when referring to different species separately? वैसे फिश को प्लूरल नहीं करते हैं, लेकिन यहां क्या पूछा जा रहा है, देखिए। फिश को वैसे प्लूरल नहीं करते, फिश का प्लूरल भी जो होता है वो फिश ही होता है, ठीक है। लेकिन जब डिफरेंट स्पीशीज के बारे में बताया जाता है तो फिशेज हो जाता है। ये याद रखिएगा, यहाँ वर्ड आ रहा है स्पीशीज, इसीलिए यहाँ पर फिशेज कर दिया गया है। प्रजाति के बारे में जब बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन्स लाइक कैटल एंड पीजेंट्री आर सिंगुलर इन फॉर्म बट टेक अ कैटल एंड पीजेंट्री, तो क्या लेते हैं? कैटल्स या पीजेंट्री नहीं होता, ये सिंगुलर फॉर्म में सिंगुलर होते हैं, मगर ये वर्ब कैसा लेते हैं ये आपको बताना। ये वर्ब लेते हैं प्लूरल, कैटल आर ग्रेजिंग, कैटल इज नहीं होता, ये प्लूरल कलेक्टिव नाउन्स होते, प्लूरल नाउन होते हैं। मतलब नाउन सिंगुलर दिखने में लगते हैं, होते प्लूरल है, वर्ब भी इसलिए प्लूरल लेते हैं। When using multiple personal pronouns, what is the correct order? यानी कि जब आप पर्सनल प्रोनाउन लेते हैं, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन लेते हैं, तो उसमें आपका करेक्ट ऑर्डर क्या होता है अकॉर्डिंग टू गुड मैनर्स? एंड दैट इज 2 3 1, यू, ही एंड आई। तो इसका होता है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, 2 3 1। द कंपैरेटिव टर्म एल्डर इज यूज्ड ओनली फॉर एल्डर, ओल्डर, दो कंपैरेटिव टर्म्स होती हैं। एल्डर किस लिए यूज करते हैं? डिस्टेंट रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड कलीग्स, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, पर्सन्स एंड थिंग्स इन जनरल। तो भैया देखो, जो एल्डर होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक तो भाई रिलेशंस के लिए, रिलेशन बताने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा, जो एल्डर्स है वो मेंबर्स ऑफ द फैमिली के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो ओल्डर होता है वो अदर देन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली के लिए यूज करते हैं और चीजों के लिए भी यूज कर लेते हैं, लेकिन एल्डर चीजों के लिए यूज नहीं होता है।
द फ्रेज मेनी ए ऑलवेज टेक्स अ, तो आप लोग जरा क्वेश्चन पढ़ो। द फ्रेज मेनी ए ऑलवेज टेक्स अ, प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। तो देखो भैया, जब मेनी आता है तो उसके बाद मेनी ए मैन हैज अराइव्ड, अगर मेनी होता तो हमारा ये भी प्लूरल होता और ये भी प्लूरल होता, लेकिन मेनी के बाद जब ए लग गया है तो उसके अकॉर्डिंग नाउन एंड वर्ब बोथ विल बी सिंगुलर, तो यहां आएगा सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब्स आर यूज्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ यूज होते हैं? ईच एवरीवन, वन ऑफ, सम, मेनी, फ्यू, दे, वी, यू, बोथ, ऑल, बताओ। एंड दैट इज, देखो भाई, सिंगुलर वर्ब पूछा है, ईच हाउस इज वाइट, एवरीवन इज प्रेजेंट, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब लगता है ए के साथ, ईच, एवरीवन, वन ऑफ। इन ग्रामर सिंस इज यूज टू डिनोट, सिंस और फॉर होते हैं, ये पता होने चाहिए। सिंस बताता है और ये परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होते हैं। सिंस एंड फॉर जो लोग अभी तक पढ़ते चले, निश्चित अनिश्चित, पॉइंट ऑफ टाइम जो पढ़ाते हुए मैं बताती हूँ 1000 बार, एंड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, ये एक्स्ट्रा दे दिया तुम्हें मैंने, वैसे तो तुमको भी पता ही होता है, लेकिन ये है सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि व्हेन, और ये बताता पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन। द वर्ड बिसाइड मीन्स, देखो ये बिसाइड और बिसाइड्स में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बिसाइड का मतलब और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? बिसाइड और बिसाइड, जल्दी बताओ। दैट इज बिसाइड। देखो भाई, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल भी। बिसाइड होता है बाय द साइड ऑफ, ठीक है, कंपाउंड प्रपोजिशन, बाय द साइड ऑफ। अगर बिसाइड्स लगा देते तो होता दैट विल बी इन एडिशन टू, दैट इज इन एडिशन टू। Which preposition correctly follows the word abide with to, for, by? Abide by, that is, abide के साथ कौन सा जो है वो preposition यूज करोगे? एंड दैट इज abide के साथ होता है by, abide के साथ preposition यूज होता है by। Robert Browning's father worked as a clerk in the Bank of England, teacher, medical doctor, professional poet। क्या थे रॉबर्ट ब्राउनिंग के फादर? Robert Browning's father worked as a clerk in the Bank of England. His father worked as a clerk in the Bank of England. In memorial verses, Arnold said that this poet's poetry has healing power. कौन से पोएट की पोइट्री उन्हें हीलिंग पावर लगती थी? बायन, वर्ड्सवर्थ, गोथे, ऑफियस का तो क्या ही कहें, तीन ही है, तो उसमें जो है किसकी जो हीलिंग पावर जो है वो किस में थी? एंड दैट इज वर्ड्सवर्थ, वो है वर्ड्सवर्थ जी हैं, वर्ड्सवर्थ की पोइट्री हीलिंग। ओ रोठा कीप द ग्रास फ्रेश। द सेकेंड सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड इज टाइटल्ड, वेस्टलैंड के सेकेंड सेक्शन का क्या नाम है? एंड दैट इज द फायर, सॉरी, अ गेम ऑफ चेस, दैट इज अ गेम ऑफ चेस, गेम ऑफ चेस। Which of these is an unfinished novel by Richard Wright? Native Son, The Long Dream, Lord Today, या A Father's Law? दैट इज अनफिनिश्ड नॉवल है जो रिचर्ड राइट का, दैट इज अ फादर्स लॉ, दैट इज अ फादर्स लॉ। द पोएम प्रॉस्पिस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन अटलांटिक मंथली, द क्राइटेरियन, द डायल, ड्रामेटिक लिरिक्स, एंड दैट इज द पोएम प्रॉस्पिस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। तो भैया जल्दी देखो और बताओ।
It is first published in Atlantic Monthly and later it is included in Dramatis Personae. The poem Prospis was first published in Atlantic Monthly. तो पहली बार ये पब्लिश हुई थी अटलांटिक मंथली में. एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग वॉज रॉबर्ट ब्राउनिंग. कौन थे रॉबर्ट ब्राउनिंग की मदर, स्पाउस, डॉटर, सिस्टर? तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग जो है वो उनकी वाइफ थी. दैट वाज वाइफ. ठीक है जी. चलो अब आगे बढ़ते हैं. द एपिग्राफ ऑफ द वेस्टलैंड इज टेकन फ्रॉम फ्रेजर्स द गोल्डन बो, मिडल्टन्स विमेन बिवेयर विमेन, पेट्रोनियस सटारिकन एंड वृदंक्या उपनिषद. तो एपिग्राफ वेस्टलैंड का कहाँ से लिया गया, ये वैसे हम लोग कई बार इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं और ये थोड़ा सा इसके बारे में बता भी देती हूँ कि वेस्टलैंड जो है वो इलियड की एपिक पोएम है. इट इज इन 434 लाइन्स. 434 लाइन की ये पोएम है. ये तो सबको पता भी है वैसे. 434 लाइन्स की पोएम है और जो है सबसे पहले ये क्राइटेरियन में पब्लिश हुई थी यूके में. उसके बाद 5 सेक्शंस हैं इसके. एपिग्राफ है इसका I from the Satiricon of Petronius. I from the Satiricon of Petronius. और तो ये जो लिया गया है तो दैट इज पेट्रोनियस सटारिकन से लिया गया है. और ये जो है इसका ये है आई फ्रॉम द सटारिकन ऑफ पेट्रोनिकस. द एपिग्राफ इज आई सॉ विद माई ओन आईज द सिबिल ऑफ क्यूमे हैंगिंग इन अ जार एंड व्हेन द बॉय सेड टू हर सिबिल व्हाट डू यू वांट शी रिप्लाइड आई वांट टू डाई. तो ये एपिग्राफ ऑफ द पेट्रोनियस सटारिकन, ये है इसका आंसर सी. चलो आगे बढ़ते हैं. Which of these is a major fictional work by Richard Wright? इनमें से कौन सा एक मेजर वर्क है रिचर्ड राइट के द्वारा? ब्लैक पार, पैगन स्पेन, द कलर कर्टेन, नेटिव सन. Which of these is a major fictional work? मेजर फिक्शनल वर्क है दैट इज नेटिव सन. अब देखो भाई, मैं थोड़ा सा मैंने इसमें मतलब मुझसे हटके भी क्वेश्चंस ले लिए हैं, बस ऐसे ही ले लिए हैं. Which poem ends with the phrase शांति शांति शांति? ये सबको पता है. उस पोएम को पढ़ने के बाद सब लोगों ने कहा था शांति शांति शांति. एंड दैट इज नन अदर देन मेरी तुम्हारी सबकी प्यारी द वेस्टलैंड. एंड दैट इज ए द वेस्टलैंड. रॉबर्ट ब्राउनिंग इज फेमस फॉर हिज मास्टरी ऑफ एपिक पोएम, ड्रामेटिक मोनोलॉग, हाइकू या एलिजी. रॉबर्ट ब्राउनिंग जाने जाते हैं अपने फेमस ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए. ही इज फेमस फॉर हिज ड्रामेटिक मोनोलॉग्स. Matthew Arnold served as a professor of poetry at. Matthew Arnold was the only professor who delivered his lectures in English and where at Oxford. ठीक है जी. Which of these noun looks plural but is singular? जल्दी बताओ. Scissors, trousers, spectacles, measles. इनमें से कौन सा नाउन देखने में आपको सिंगुलर प्लूरल लग रहा है मगर सिंगुलर है? देखो भाई, ये जितने भी है ना, सीजर जो ये सिजर्स है, ट्राउजर्स है, स्पेक्टेकल्स है, ये पैर में होते हैं. मगर मीजल्स इज द नेम ऑफ अ डिजीज, तो उसको सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है. तो आंसर इज डी. Nouns like foot or ear, when preceded by a numeral, remain in their singular form, must always be pluralized, require an apostrophe, take a plural verb. अगर foot और ear होते हैं तो ये क्या होते हैं? remain in their singular form. जैसे अगर हम बोलते हैं यहाँ पर a 5-foot rule, a 3-year-old, तो ये होता है remain in their singular form. Remain in their singular form.
एन एपोस्ट्रोफी एस इज जनरली यूज्ड विद, एपोस्ट्रोफी केवल जो एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाते हैं ना वो लिविंग बींग्स के साथ लगाया जाता है, तो इट इज प्लेस्ड विद लिविंग बींग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, ऑफ का यूज करते हैं। The pronoun one takes which possessive case? The pronoun one takes possessive case या genitive case, केस जिसे कहते हैं possessive case का ही दूसरा नाम होता है genitive case कहते हैं उसे, और nominative यानी कि subjective case, subject as a subject और accusative as an object, और genitive होता है आपका possessive case। तो भाई one जो है वो अपने साथ once लेता है, that is once। One should respect one's parents। After the verb to be, it is, the pronoun should be in which case? देखो ये जो गलती लोग करते हैं, आप बताओ it is me या it is I, क्या यूज करते हो, accusative और nominative? बताओ। यूज होता है nominative, it's I, ये मैं ही तो हूं, और ये बेसिकली किस लिए होता है, emphasis के लिए, it is I, तो ये होता है nominative case। The phrase each other is used when referring to, each other और one another दो होते हैं, रिफ्लेक्स ये आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं each other और one another, जब दो के लिए यूज करते हैं तो, और जब दो से ज्यादा के लिए यूज करते हैं तो, ये बताना है आपको। तो each other is used when referring to two persons, or more than two persons, one another। So the answer is A। The word few is used in, जब बिना ए के यूज करोगे तो वर्ड फ्यू जो है वो कैसे यूज होता है, क्वेश्चन पढ़ लो अब फिर जवाब देना। दैट इज, अगर आप यहां पर फ्यू लिखते हो, फ्यू पीपल या फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द लेक्चर, तो क्या होगा, अगर यहां फ्यू से, तो फ्यू का मतलब क्या होता है, ना के बराबर, और अगर आप इसके आगे अ फ्यू लगा दोगे तो ये होता है थोड़े बहुत। तो जब ना के बराबर है, जिसमें ना आ रहा है, तो वो नेगेटिव सेंस दिया, तो क्या आएगा, फ्यू जो है जब बिना ए के यूज होता है तो वो क्या सेंस देता है, वो नेगेटिव सेंस देता है। एडजेक्टिव्स लाइक जूनियर एंड सुपीरियर फॉलोड बाय विच प्रेपोजिशन, जूनियर और सीनियर किस प्रेपोजिशन को फॉलो करते हैं, जूनियर एंड सुपीरियर, चीज जूनियर डैश सुपीरियर डैश टू, जूनियर एंड सुपीरियर आर फॉलोड बाय टू। Bread and butter when referring to a single idea meal takes a, bread and butter dash staple food of North India या staple food for breakfast, तो क्या यूज करोगे, एज लगाओगे, आर लगाओगे। देखो जब ब्रेड एंड बटर एक एंटिटी की तरह यूज होता है, सिंगल आइडिया की तरह, पता कैसे लगाओगे, ऑब्जेक्ट देखकर, तो आपको वहां पर क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब जो है वो लगाना है, और अगर ये दो अलग अलग आइटम्स के रूप में हो तो प्लूरल वर्ब लगा दो। In the sentence, half of the notebooks dash distributed, the correct verb is half of the notebooks। जल्दी जल्दी बताइए। देखो भाई, half of the notebooks, ये यहां पर जो वर्ड आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि बट गया, जब बट गया तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, half of the notebooks were distributed। Present indefinite tense is used to express, present indefinite tense क्या बताता है, an action happening now, a habitual action or universal truth, a completed past action या a future intention। तो present indefinite tense बताता है आपका that is habitual action या universal truth, जो सच था, सच है और सच रहेगा, और habitual action को बताने के लिए indefinite tense यूज करते हैं। Complete the conditional sentence, if he had worked hard he dash passed। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखते ही ये समझना होगा कि ये आपका जो है ये थर्ड कंडीशनल है। थर्ड कंडीशनल का मतलब होता है पास्ट में कोई काम हो सकता था मगर हुआ नहीं, तो उसके साथ हम हैड लगाते हैं और प्लस वुड हैव का यूज करते हैं, तो यहां आएगा आपका आंसर सी, 43 का आंसर है सी।
The preposition in is used for small places, points of time, things in motion, large places, cities and countries. देखो जब preposition in यूज करते हैं ना, तो वो यूज करते हैं बड़े शहरों के लिए, कंट्रीज के लिए, और जब पॉइंट बताते हैं ना उन्हीं शहरों के लिए तो एट लगाते हैं. जैसे आई लिव इन मुंबई, आई स्टॉप्ड एट मुंबई व्हेन आई वाज गोइंग टू, जहां भी जा रहे हैं तो पॉइंट बताने के लिए एट, तो दैट इज लार्ज प्लेस, सिटीज एंड कंट्रीज. द preposition among is used for more than two person, exactly two person, separating things from a destination, या things in rest position. जल्दी बताओ. बिटवीन दो के लिए, अमंग दो से ज्यादा के लिए, तो मोर देन टू पर्सन के बीच में, मोर देन टू पर्सन और थिंग्स. विच preposition करेक्टली फॉलो अक्यूज, बहुत आसान है, विद, ऑफ और एट, एंड दैट इज ऑफ. अक्यूज ऑफ, दैट इज ऑफ. The article the is used before which degree of comparison? Positive, comparative, superlative, all degrees. That is superlative के पहले यूज करते हैं, द बेस्ट ऑफ ऑल, द वर्स्ट ऑफ ऑल. हाँ वैसे जब उसको जो है पैरेलल उसमें बताते हैं तो द बिगर द बेटर, तब वहाँ कंपैरेटिव में भी रहते हैं, वो कंडीशंस अप्लाइड है. लेकिन जनरल सेंस में जो हम यूज करते हैं वो सुपरलेटिव डिग्री के पहले यूज करते हैं. और जब हम ऑफ द टू लगाते हैं तो भी हम कंपैरेटिव के पहले द लगा लेते हैं, मगर वो कंडीशन दे नहीं रखी ना इनमें. द आर्टिकल द इज जनरली नॉट यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ रिवर, नेम्स ऑफ ओशंस, नेम्स ऑफ होली बुक्स, नेम्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स. देखो भाई ये कुछ कंट्रीज को छोड़ के जिनके नाम प्लूरल हैं, जैसे द नेदरलैंड्स, जो प्लूरल नाम वाली कंट्रीज हैं उनको छोड़ के, या जिनके आगे स्टेट्स वगैरह लगता है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, खाली अमेरिका बोलोगे तो नहीं लगेगा, लेकिन जो है यूनाइटेड स्टेट्स बोलोगे तो लगेगा. अदरवाइज प्रॉपर नेम्स नाउन्स के आगे द हम नहीं लगाते हैं. रॉबर्ट ब्राउनिंग स्वान सॉन्ग, यानी कि उनका मृत्यु से पहले लिखा हुआ या आखिरी जो वर्क था वो कौन सा था? ऑसलैंडो, पॉलीन, द पैट्रियट, रबी बेन एजरा. अब ये मत करना कि हमने केवल रबी बेन एजरा का नाम सुना है तो वही बना देंगे, नहीं. दैट इज एसोलेंडो. रॉबर्ट ब्राउनिंग का स्वान सॉन्ग है एसोलेंडो. आर्नल्ड्स मेमोरियल वर्सेस वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ बायन, वर्ड्सवर्थ, गोथे, ऑफिस. देखो भाई उन्होंने बायन और गोथे को तो ले लिया, लेकिन बेसिकली मेमोरियल वर्सेस जो उन्होंने कमेमोरेट करने के लिए लिया है वो वर्ड्सवर्थ को कमेमोरेट करने के लिए लिया था. दैट इज वर्ड्सवर्थ. द वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू, वेस्टलैंड किसको डेडिकेटेड है? ऑब्वियसली उनके प्रिय मित्र टीएस इलियट जी के, एजरा पाउंड जी को है. दैट इज एजरा पाउंड. रिचर्ड राइट्स फादर नेम वॉट. आज हमने भी इस तरीके के क्वेश्चन ले लिए हैं कि भाई चलो ये क्वेश्चंस भी करा देने चाहिए, एंड दैट इज, अब बार बार चारों ऑप्शन क्या बोलूं, मेरे फेफड़े दुख जाते हैं, 60 क्वेश्चन तो करा दिए मैंने. दैट इज नथन राइट. दैट इज डी, नथन राइट. द ड्यूक इन माई लास्ट डचेस इज प्राउड ऑफ हिज 900-year-old name, न्यू स्कल्पचर ऑफ नेपच्यून, स्किल्स एज अ पेंटर, हम्बल अपब्रिंगिंग. तो इसका सही जवाब है ड्यूक वॉज प्राउड ऑफ हिज 9 years old नेम. 900 साल पुराने नाम के लिए बंदा बहुत ही ज्यादा प्राउड था. द पोएम प्रॉस्पेस रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स बिलीफ इन फियर ऑफ डेथ. लुक फॉरवर्ड है, डेथ से तो वो डरते ही नहीं है. इमोर्टलिटी ऑफ द सोल, द फाइनलिटी ऑफ लाइफ, वर्ल्डली सक्सेस. वो बात करते हैं दैट इज इमोर्टली. वो कहते हैं कि मृत्यु तो सबसे अच्छी चीज है क्योंकि इसके बाद वो अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी से मिल पाएंगे. इमोर्टलिटी ऑफ द सोल. In memorial verses, Arnold describes Byron as the physician of the Iron Age, the healing power. physician of the Iron Age याद है ना, गोथे को कहा था, तो ये तो नहीं है. healing power वर्ड्सवर्थ की है. टाइटैनिक स्ट्राइफ, द सेज ऑफ यूरोप, एंड दैट इज टाइटैनिक.
टाइटैनिक स्ट्राइफ जो है वो कह के पुकारते हैं। और इसकी पोएम की अगर लाइन भी हम लोग पढ़ें मेमोरियल वर्सेस की, तो एक बार वो भी देख लेते हैं। गोथे इन वेमर स्लीप्स एंड ग्रीस, लॉन्ग सिंस सॉ बायन स्ट्रगल सीज। Which served for the Titanic strife. When Gothe's death was told, we said sunk then in Europe's sagest head. तो यूरोप सेजेस्ट हेड जो है वो किसे कहा गया है? गोथे को कहा गया है ना जी। 55 क्वेश्चन है। यूरोप सेजेस्ट हेड जो है उनको कहा गया है। फिजिशियन ऑफ द आयरन एज भी उन्हें ही कहा गया है। गोथे को कहा गया है, लेकिन बायन को जो उन्होंने कहा है, बायन को बोला है टाइटैनिक स्ट्राइफ। तो भाई ये सारी चीजें पोएम पढ़ी होती है, बीच की पोएम के बीच में से निकाले हुए क्वेश्चंस है ये। द टाइटैनिक स्ट्राइफ विच इज द फोर्थ सेक्शन ऑफ द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का फोर्थ सेक्शन क्या है? फायर सरमन, गेम ऑफ चेस, व्हाट द थंडर सेड, डेथ बाय वाटर। बताइए कौन सा है? तो सबसे छोटा सेक्शन है एंड दैट इज डेथ बाय वाटर। डेथ बाय वाटर सबसे छोटा भी है। 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस फोकस प्राइमरली ऑन द लाइव्स ऑफ। 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस कहानी कहानी क्या है? ये एक फोटो डॉक्यूमेंट्री टाइप्स है। तो ये है किसकी? तो जल्दी से आप लोग देख लीजिए, बताइए मुझे। तब तक मैं अपना जो है मैं खाती पीती हुई काम कर रही हूँ, और आपने यहाँ मेरे हाथ में कुल्हड़ देख भी लिया होगा। तो मैं छुप छुप के पी रही थी, लेकिन अब तो कुल्हड़ आ गया कैमरे के सामने। तो ये है 12 million black voices focuses primarily on the lives of sharecroppers, that is sharecroppers. In the final section of the wasteland, the word दत्त means, ये बहुत important questions हैं। दत्त है ना, sympathize, give, control, peace। द जो बोलते हैं ना, दत्त दाम्यता। और तो यह है दत्त का मतलब क्या? दत्त मतलब देना, टू गिव, टू गिव। विच ऑफ दीज नाउन कैन नॉट बी प्लूरलाइज्ड। इनमें से कौन सा नाउन प्लूरलाइज नहीं हो सकता? आइटम, पीस, फिजिक्स, केक। आपको सामने दिख रहा है कि भले ही वो दिखने में प्लूरल लग रहा है मगर वो प्लूरल है नहीं। फिजिक्स ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेम ऑफ द सब्जेक्ट जो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। In the sentence, the jury dash on the issue, the correct verb is, देखो the jury जो है that is a collective noun, और जब collective noun जो होता है ना वो unanimous होता है, unanimous होता है, तो वहां पर आपका जो verb होता है वो singular use होता है। लेकिन जब आपका collective noun जो होता है वो divided होता है तो verb आपका कैसा होता है? plural use होता है। तो इसीलिए यहां पर ये डिवाइडेड है, तो जूरी इज डिवाइडेड या जूरी वॉज डिवाइडेड। तो यहां पर हम इज भी लगा सकते हैं, वॉज भी लगा सकते हैं। द जूरी इज डिवाइडेड ऑन द इशू, द जूरी वॉज डिवाइडेड ऑन द इशू, कुछ भी लगा सकते हैं वैसे इसमें तो। ओ सॉरी, मैं क्या कर रही हूँ इज और वॉज क्यों लगा रही हूँ? मैं भी पागलों वाला, मतलब यहाँ लिख रही हूँ और प्लूरल है, तो ये की प्लूरल वर्ब है यहाँ पर। और मेरी भी खोपड़ी खराब हो गई है, क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा। जब जूरी एक ही जो है वो प्लूरल वर्ब है, डिवाइडेड है, तो जूरी वर डिवाइडेड होगा, तो जूरी वर डिवाइडेड। चूज द करेक्ट वर्ब। 50 रुपीज डैश नॉट अ बिग अमाउंट। देखो भाई यहां जब इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वहां ना यहां नहीं देखते, यहां देखो, ये कलेक्टिव फॉर्म में यूज किया गया है। तो 50 रुपीज, अगर यही चीज बटी हुई होती तो आपको आर लगाना था। 50 रुपीज वर्ड स्पेंट ऑन डिफरेंट आइटम्स, तो वहां पर जो है स्पेंट हो गए यानी कि बट गए, तो आप प्लूरल वर्ब लगाओगे। लेकिन अगर एक यूनिट के रूप में यूज हो रहे हैं तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, मतलब मनी की यूनिट के साथ। तो 50 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट।
is not a big amount. When the pronouns you and thou are used with a noun, the possessive case will be in. When the pronouns you are or thou are used with a noun, the possessive case will be in. यानी कि कहने का मतलब क्या है, पहले मैं आपको ये समझा भी दूं इसका मतलब क्या है। जैसे आपको पता ना 2 3 1 लेते हैं, ठीक है, और उसके साथ पॉजेसिव केस लगता है ऐसे, ये बताते हैं ना, यू ही एंड आई हैव डन आवर वर्क, ऐसे होता है ना। तो ये जो पॉजेसिव केस लगता है वो आई के हिसाब से लगता है। मगर मान लो ये ना हो, थर्ड पर्सन की जगह नाम हो, यू एंड रमन हैव डन योर वर्क, तो वो यू के हिसाब से लगता है, ना कि नाउन या थर्ड पर्सन के हिसाब से। तो यहां आएगा सेकंड पर्सन। ये है इस बात का कहने का मतलब जो मैंने आपको समझाया। Which of these verbs requires a reflexive pronoun when used transitively? तो देखिए, run, eat, enjoy, sleep, अगर आप यहां पर लिखोगे I enjoyed तो I enjoyed the party, ठीक है। अब यहां पर आपने लिखा है आई एंजॉयड वॉट, ये वॉट का जवाब दे रहा है और आपने वॉट में लगा दिया, तो ये नाउन आ रहा है। लेकिन अगर आप लगाते हो आई एंजॉयड एट द पार्टी, तो यही चीज जब एट लग गया तो आई एंजॉयड वेयर आ गया, वॉट की जगह वेयर हो गया। आई एंजॉयड द पार्टी है, वॉट का जवाब दे रहा, नाउन है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वर्ब का एक्शन किस पे चला गया, ऑब्जेक्ट पे चल गया है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ही होता है कि जब वो जो है ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं। तो एंजॉय क्या रहेगा, आई एंजॉय माई सेल्फ, आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। आई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो घुमा के एक्शन लेगा इस पे, तो आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। तो यहां पर आप लगेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है एंजॉय के साथ, ठीक है। तो अगर या तो आप इन रिफ्लेक्सिव ये जो जितने भी वर्ब्स हैं, या तो ये ऑब्जेक्ट लेंगे, नहीं तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है वो लेते हैं, जो अपने पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। जैसे यू शुड नॉट एब्सेंट योर सेल्फ फ्रॉम स्कूल, मतलब इनका एक पहचान का तरीका ये होता है कि इन वर्ब्स के बाद एडवर्ब जो है फ्रेज दिया रहता है, एडवर्ब फ्रेज जो है वो दिया रहता है, तो इनके पहले हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होता है, नहीं तो ये सेंटेंस गलत माने जाते हैं। इन द सेंटेंस दिस इज अ मेजर एक्सीडेंट, द वर्ड मेजर इज एन एडजेक्टिव यूज्ड इन, मेजर किस फॉर्म में यूज हुआ है, अब देखिए, देखने में क्या लग रहा है, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, या 1 डिग्री ओनली है। This is a major accident. The word major is an adjective used in. तो बताइए क्या होना चाहिए इसका। फेफड़ा दुख गया मेरे भी, बोलते 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 बोलते। और मैं सोचती हूँ कि मुझे कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह मिल जाए तो ज़्यादा अच्छे से मैं समझा पाऊँ। एक मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा बस। फिर मैं आपको बता रही हूँ क्या मैं मतलब पूछना चाह रही हूँ। Major accident is an adjective used in positive degree,
कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और 1 डिग्री ओनली। देखिए, इसका मतलब ये है कि सबसे पहली बात इसमें अगर हम यहाँ पर ये लेते हैं, आपको ये पता होगा कि मेजर जो है, अगर हमने वर्ड यूज़ करा मेजर, तो मेजर जो सेंटेंस है, दिस इज़ अ मेजर एक्सीडेंट, बड़ा एक्सीडेंट है, तो हम ये जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये एक कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, है ना? मेजर है, माइनर है, ये जो है मेजर, ये एक ही उसमें यूज़ करते हैं, छोटा और बड़ा के सेंस में, बिग एंड स्मॉल इस तरीके से। तो बेसिकली ये जो है एक पॉजिटिव डिग्री का है इसका, और इसमें भी एक ये है, ये ना 1 डिग्री है, मतलब ये एक एब्सोल्यूट फॉर्म में आ जाएगा। बेसिकली ये एब्सोल्यूट फॉर्म में आ जाते हैं, ये एब्सोल्यूट फॉर्म में आ जाते हैं। इनके साथ ना हम इनके जो है मोर और मोस्ट लगा के नहीं बनाते, कि जैसे भाई एक तरीके से ये वाले होते हैं कि परफेक्ट है और ये सब है, तो ये जो होते हैं ये अपने आप में एब्सोल्यूट होते हैं, तो ये भी एक एब्सोल्यूट फॉर्म में आएगा। पॉजिटिव तो इन्हें नहीं मानेंगे, एब्सोल्यूट जो है उनको मानेंगे, तो मैंने 1 डिग्री में ले रहे थे। तो ये थोड़ा सा सेंटेंस क्वेश्चन वो हो गया है। प्रशांत इज मोर वाइज देन ऑनेस्ट इज करेक्ट बिकॉज इट कंपेयर्स। अगर हम एक व्यक्ति की 2 क्वालिटीज लेते हैं, तो मोर और देन लगाकर, पहले मोर के बाद भी पॉजिटिव डिग्री और देन के बाद भी पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं, तो ये करेक्ट क्यों है? क्योंकि ये एक ही व्यक्ति की 2 क्वालिटी को कंपेयर कर रहा है, इसीलिए मोर और देन दोनों के बाद आप पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव जो है वो लगाते हैं, दैट इज 2 क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन। The word then is placed after which degree of adjective? Positive, comparative, superlative, absolute. देखो भाई, then जो यूज किया जाता है वो कंपैरेटिव डिग्री के पहले लगाया जाता है, ठीक है ना? कंपैरेटिव डिग्री के पहले लगाया जाता है, और उसके बाद मतलब प्लेस्ड आफ्टर कंपैरेटिव डिग्री, प्लेस्ड आफ्टर विच डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद जो है देन लगाते हैं। शी इज़ फार बेटर देन यू, तो वो लगाते हैं ना। हमारे कुछ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, तो 2 मिनट का मुझे समय दो तो मैं बता दूँ, ठीक है भाई? जरूर। तो ये वाला जो है, मैं एक चीज़ ये जो बताना चाह रही थी, जो मेरे दिमाग में जब घूमता है तो फिर मैं उसको बताती ज़रूर हूँ। जैसे ये था, पॉइंट है, देयर आर सम लैटिन एडजेक्टिव्स जिनके एंड में ओ आर आता है, तो लोग उसको क्या मान लेते हैं? कंपैरेटिव डिग्री मान लेते हैं। जैसे माइनर, मेजर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, अल्टीरियर। बेसिकली ये पॉजिटिव डिग्री के रूप में ही यूज होते हैं, 1 डिग्री के रूप में ही यूज होते हैं, इनका अपना कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होता है। दैट्स अ माइनर इंजरी, दिस इज अ मेजर ऑपरेशन, द एक्सटीरियर डेकोरेशन, शी हैज स्पेशलाइज्ड इन इंटीरियर डेकोरेशन। इनके पहले मोर या मोस्ट नहीं जोड़ते, जो मैंने अभी आपको बताया भी था, और ये जो है इसीलिए ये 1 डिग्री में या पॉजिटिव डिग्री में ही यूज किए जाते हैं। तो मेरे दिमाग में जब कोई बात घूमती है तो मैं जब तक उसे बता नहीं देती तब तक मैं रुकती नहीं हूँ। द वर्ड लिटिल इन केस ऑफ क्वांटिटी मीन्स लिटिल, वही जो ये भी उसका छोटा भैया है फ्यू का। लिटिल का मतलब क्या है? लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है, तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल होते हैं। तो लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। अब ना के बराबर को बताओ इंग्लिश में क्या बोलोगे? यस, हार्डली एनी और नॉट मच। ना के बराबर हार्डली एनी और नॉट मच। और अगर अ लिटिल होता तो सम, दो, नॉट मच। एंड नेक्स्ट इज विच वर्ड इज यूज टू शो डिस्टेंस? फर्दर, लेटर, लेटर, फार्दर। फर्दर, वी डोंट वांट टू डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो फर्दर का मतलब क्या होता है? फर्दर मीन्स होता है और ज्यादा, और लेटर बाद वाला, लेटर बाद में, तो और डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं फार्दर, कंपैरेटिव में फार्दर। In the sentence, if he comes to me, I dash help him. The correct word is shall, should, would, might. अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद कर दूंगा। कंडीशनल सेंटेंस है, इफ ही कम्स टू प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट, तो आई शैल हेल्प हिम, एंड दैट इज ए, दैट इज ए। फॉर अ फ्यूचर एक्शन वी यूज he, here, next year, he, here, next year। चलिए बताइए,
भैया नेक्स्ट ईयर आ रहा है, ही विल कम हेयर नेक्स्ट ईयर, वो यहाँ आएगा नेक्स्ट ईयर, ही विल कम हेयर नेक्स्ट ईयर। सिंस इज यूज टू डिनोट इंडेफिनेट टाइम, फ्यूचर टाइम, डेफिनेट टाइम, फिर आ गया वही वाली चीज। अगर फॉर होता तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और ये होता डेफिनेट टाइम बताता है और पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, डेफिनेट टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम। At is used for countries, big cities, states, small places and villages. At जो यूज किया जाता है वो जो है पॉइंट बताने के लिए और स्मॉल प्लेसेस एंड विलेजेस बताने के लिए यूज करते हैं। द preposition on is used for थिंग्स इन रेस्ट पोजीशन, थिंग्स इन रेस्ट पोजीशन ही यूज करते हैं। द डॉग वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर, थिंग्स इन रेस्ट पोजीशन। थिंग्स इन मोशन ऑन टू। But for is used in the sense of because, without, additionally, although। अगर हम यहाँ पे ये लगाते हैं but for your help, but for your help I wouldn't have succeeded। अगर तुमने मदद नहीं की होती तो मैं सक्सेसफुल ना हुआ होता। बट फॉर योर हेल्प आई वुडंट हैव सक्सीडेड, तो यहाँ बट फॉर का होता है विदाउट, दैट इज विदाउट, विदाउट योर हेल्प आई वुड नॉट हैव सक्सीडेड। इफ यू हैड नॉट हेल्प मी आई वुड नॉट हैव सक्सीडेड। To indicate a person is ignorant of his own faults, we use blind। blind के साथ कौन सा preposition यूज होता है? blind in। अगर व्यक्ति अपनी ही आंख का अंधा है और मतलब उसको वो अपनी ही गलतियों को नहीं देख पा रहा है तो क्या कहते हैं? ब्लाइंड इन, ब्लाइंड ऑफ, ब्लाइंड टू, ब्लाइंड विद। हाय राम, मैं तो थक गई, आप भी थक गए होंगे, छोड़ दूं बस? मैंने सोचा 25 क्वेश्चन रह गए हैं। And that is blind to। He is when to indicate a person blind to चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइक ऑलवेज एंड नेवर आर यूजुअली प्लेस्ड। चलिए देखिए फटाफट देखिए पहले इसको। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लाइक ऑलवेज आर नेवर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द मेन वर्ब, at the end of the sentence, at the beginning of the sentence, before the main verb। he always are usually placed है। ये है जैसे हमने यहाँ पर लिखा he always, he is always late, तो यहाँ पे तो मेन वर्ब है ही नहीं, ये एडजेक्टिव है। हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है मेन वर्ब के पहले। he always comes late, he always comes late। और कुछ लोग क्या करते हैं ना, इसके हिसाब से इसमें से भी एस हटा देते हैं, तो ये हमेशा मेन वर्ब के पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब के, मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो एट द बिफोर द मेन वर्ब, मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, याद रखिएगा। द इज यूज बिफोर अ कॉमन नाउन दैट इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड। जब हम कॉमन द हम तब यूज करते हैं जब हम उस नाउन के बारे में जानते हैं। दैट आई मेट अ मैन, द मैन वॉज ब्लाइंड, तो यहां पर जब when a thing is already identified we use article the। which of these takes the article the London, the Himalayas, India, sister उसमें दे रखा है, तो ये that is B। but obvious question है, the Himalayas। the is not used before। होली बुक्स यूज करते हैं, द गीता, द रामायण, नेम्स ऑफ ओशन, द इंडियन ओशन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले केवल तब यूज करते हैं जब उन्हें हम स्पेसिफाई करते हैं। द ऑनेस्टी ऑफ माई ब्रदर, तब हम यूज करते हैं, अदरवाइज हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। टू ट्रांसफॉर्म ही इज टू फैट टू रन, क्या करोगे विदाउट टू? दैट इज सी।
He is so fat that he can. He is so fat. D. He is so fat that he cannot run. D आएगा इसका आंसर. Robert Browning was buried in Westminster Abbey, Camberwell, Venice, Italy, in a spuck. Robert Browning was buried in, and that is Westminster Abbey. That is A. That is A. Westminster Abbey. Arnold's Memorial Verses has कितनी लाइन्स है आर्नल्ड की मेमोरियल वर्सेस में? बड़ी लंबी पोएम है भाई. एंड दैट इज 74 लाइन्स. ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो ये भी पता होने चाहिए. देयर आर 74 लाइन्स इन दिस पोएम. अभी मैंने ये पढ़ के बताया भी था. द एपिग्राफ जो कि सैटारिकन से लिया गया है, उसमें एक सिबिल है. वो क्या कहती है? आई वॉन्ट टू लिव, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट टू डाई, आई वॉन्ट वाटर. अगर आपने सुना होगा, बोर ना हुए होंगे तो आपने सुना होगा दैट इज आई वॉन्ट टू डाई. देखो अगर ये समय अगर आप लोग बोर हो रहे हो या कुछ हो रहे हो ना, तो ना हो. क्यों? क्योंकि भाई यही है. अभी आप लोग सोच रहे हो मौनी अमावस्या है तो अपना पेपर टल जाएगा, ये हो जाएगा, और ना हुआ टला तो फिर क्या करोगे? तो इसीलिए पढ़ लो. पढ़ने के बाद जो है जो चीजें हो रही है, एक तो मुझे समझ में नहीं आती बात, जो पेपर इतने समय से हो नहीं रहा उसके लिए तो पेपर करवाओ, पेपर करवाओ, और जो पेपर हो रहा है उसको मत करवाओ, मत करवाओ. ये क्या चक्कर है भाई? हो रहा है हो जाने दो, है ना भाई. और आप लोग अपनी तैयारी करते रहो. तो इसका आंसर है सी, आई वॉन्ट टू डाई. आई वॉन्ट टू डाई मतलब सिबिल. रिचर्ड राइट्स शॉर्ट टेल. द मैन हु वॉज ऑलमोस्ट अ मैन बिलोंग्स टू द जॉनरा ऑफ ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन या नॉन फिक्शन. तो द मैन हु वॉज ऑलमोस्ट अ मैन दैट इज फिक्शन. वो बिलोंग करता है फिक्शन को. तो इसमें अदर देन क्वेश्चंस भी हैं. माय लास्ट जजेस में कितनी लाइंस हैं? 56, 28, 74, 434. 434 तो वेस्टलैंड में है, इसमें है 56. देयर आर 56 लाइंस इन दिस. उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन. इन द पोएम प्रोस्पिस द आर्क फियर रेफर्स टू. आर्क फियर किसको कहा गया है? आर्क फियर मतलब मुख्य जिससे डरते हैं लोग. भैया जिंदगी में और किससे डर रहा? मौत से सब डरते हैं, एंड दैट इज डेथ. और प्रोस्पिस मीन्स टू लुक फॉरवर्ड. आर्नल्ड प्रेजेस बायन फॉर हिज हीलिंग पावर, सेज एडवाइस. हीलिंग पावर तो वर्ड्सवर्थ की थी. फोर्स जो है वो फोर्स ही थी इनकी, तो सेज एडवाइस गोथे की थी, और फोर्स जो है वो इनकी थी, है ना. टाइटैनिक स्ट्राइफ. टाइटैनिक स्ट्राइफ. Terraces in the wasteland have the characteristic of hermaphrodite. hermaphrodite का मतलब क्या होता है? मेल एंड फीमेल बोथ. तो hermaphrodite, that is male and female both. Richard Wright book that features photographs by Edwin Roskam is. दैट इज जो आपके कोर्स में है, जो आपने पढ़ी भी होगी और बहुत अच्छा से पढ़ी होगी. हमने तो पढ़ाई है भाई अपने बालकों को. दैट इज 12 million black voices. 12 million black voices. Which noun looks plural but बस last 10 questions. Which noun looks plural but is actually singular? Scissors, mumps, trousers. वही वाली चीज आ गई. वही वाली चीज आ गई. मम्स बीमारी का नाम है ना, मम्स. जैसे मीजल्स था, दैट इज बी. The example Prashant's brother illustrates the use of possessive, double possessive, apostrophe s with living beings. Possessive pronoun नहीं है ना. Apostrophe s with living beings. Apostrophe s with living beings. क्योंकि apostrophe s हम human beings के साथ ही यूज करते हैं, living beings के साथ. human beings के साथ नहीं, living के साथ. The sentence I who am your boss order you to get out shows that a relative pronoun must agree with its. भाई देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है. ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है और आई के बाद लगा एम. तो भैया आपको जो प्रोनाउन लगाना है ना, वो किसके अकॉर्डिंग लगाओगे? एंटीसीडेंट. ठीक है. तो यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो एंटीसीडेंट आ रहा है, तो एंटीसीडेंट इज जस्ट बिफोर, दैट इज एंटीसीडेंट. टू फॉर्म अ कंपैरेटिव डिग्री, when two qualities of a person are compared, we use more and than.
he is more wise than practical, he is more emotional than practical. एक ही, जब more और than use करते हैं. The word no less is used to suggest number, result, distance, quality. बताओ. No less is used to suggest. No less is used to suggest. नंबर के लिए या रिजल्ट के लिए. No less is used to mean at least और just as much as good as. तो ये रिजल्ट के लिए, नंबर के लिए से कम यूज करते हैं. नो लेस देन 10 पीपल होता है, वो फ्यूअर ज्यादा होता है. तो रिजल्ट के लिए हम इसे कह सकते हैं. वैसे नंबर के लिए भी यूज होता है, लेकिन ये एटलीस्ट या एज गुड एज के तौर पे यूज करते हैं. इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद एज विद और एज वेल एज, द वर्ब शुड बी. बताओ. ही एज वेल एज आई, he as well as I are invited or is invited. बताओ क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए. he as well as dash. क्या होगे, क्या लिखोगे. प्लूरल, फ्यूचर, सिंगुलर, पास्ट. इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, दो सिंगुलर सब्जेक्ट है भैया. देखो एज वेल एज के जस्ट पहले वाला, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगता है. अगर एंड से जुड़ता तो प्लूरल आता, लेकिन एज वेल एज से जुड़ेंगे और दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगा. कंप्लीट द सेंटेंस. ही ट्रीटेड मी एज वेल एज ही यू. ही ट्रीटेड मी एज वेल एज ही ट्रीट यू. तो ही, अब देखो यहां पर ही ट्रीटेड मी एज वेल एज ही ट्रीट्स यू, ये ही के हिसाब से वर्ब लगेगा, तो ही ट्रीट्स यू. Into is used for things in motion, things at rest, definite time. किसी चीज के अंदर जब मोशन होता है, बाहर से अंदर की ओर जो मोशन होता है, बाहर से अंदर की ओर मोशन into, नीचे से ऊपर की ओर मोशन onto, तो things in motion. बाहर से अंदर की ओर मोशन. The preposition from shows relation to a thing, separation from a thing, addition to a thing, destination. I come from Mumbai. Trees fall from, sorry, leaves are falling from the tree. तो separation बताता है. दिमाग चल गया मेरा. Separation from a thing. Separation from a thing. In the pair beside and besides, the letter means. अभी beside हमने किया था by the side of, और besides का मतलब होता है in addition to. Besides Hindi, I know English. The is used before positive, comparative, reflexive, superlative. So the is used before superlative degree. तो here I rest. Total question करे 110 question in 1 घंटा 8 minutes. तो ये हमने करे, और भैया थक गई मैं बहुत ज़्यादा. और देखिए आप लोग भी जो है पढ़िए, मेहनत करिए. हम तो करते ही हैं, आप भी करिए. और क्योंकि एग्जाम आपका है, मेरा नहीं है. मेरा काम तो केवल यहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करवाना है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय, मिलते हैं कल. टेक केयर, चाओ.